हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव आपके सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2025 में CUET यूजी का एग्जाम दे रहे हैं और वो जनरल टेस्ट का भी एग्जाम देने वाले हैं यूजी के अंदर। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में जनरल टेस्ट के अंदर एक पोर्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर जनरल मैथ का, उसका डिटेल्ड सिलेबस आज बताने वाला हूं। डिटेल्ड सिलेबस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप CUET की वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस वहां पर भी दिया जाता है, लेकिन वहां का सिलेबस जो है वो बहुत छोटा दिया जाता है। यानी कि सिर्फ आप उसको ऐसे समझिए कि सिर्फ बताया जा रहा है कि हम आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछेंगे, उसके अंदर कोई भी डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बीते 3 सालों की बात करें, 2022 के पेपर्स देखें, 2023 के और ये 2024 में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, इसको अगर देखा जाए तो उन तीनों ईयर के पेपर में कई सारी शिफ्ट हुई है। 22 में कई सारी शिफ्ट हुई थी, 23 में हुई थी, 24 में हालांकि एक पेपर हुआ था, फिर उसके बाद एक कैंसिल हुआ था, तो उसका एक पेपर हुआ था। तो बेसिकली हमारे पास इन सब पेपरों के एनालिसिस करने के बाद जो सिलेबस तैयार होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल रूप से बताने वाला हूं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करके एग्जाम में जाना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा स्कोर, एक सेफ स्कोर और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने लायक एक स्कोर अटेन कर सके, गेन कर सके। तो चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जनरल टेस्ट होता क्या है, इस जनरल टेस्ट में क्या है क्या नहीं है। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यूजी में एक पेपर होता है जनरल टेस्ट का, वो कई सारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा ही यूनिवर्सिटी में कहूंगा कि कुछ ही यूनिवर्सिटी है जो जनरल टेस्ट को ना मांगती हो, नहीं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट मांगा जाता है। और जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर का एक हो जाता है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर जनरल मैथ कह सकते हैं उसको, और थर्ड पोर्शन इसका रीजनिंग कह सकते हैं या रीजनिंग होता है। ठीक है, मैं आपको आज बताऊंगा सिलेबस किसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर उसको हम जनरल मैथ कह रहे हैं इसका। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो जनरल टेस्ट होता है एग्जाम, उसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे बड़ा डाउट होता है सर कौन से 50? तो बेटा कोई भी 50 आप कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं होता है। आपके सामने 60 क्वेश्चन है, आप एनी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो हाईएस्ट मार्क्स यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 250 होता है, 50 क्वेश्चन का 250 मार्क्स होता है, क्योंकि इसकी जो मार्किंग होती है वो +5 और -1 की होती है। यानी सही क्वेश्चन पर 5 नंबर मिलता है और गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर निगेटिव का मिलता है। तो ये आपका मार्किंग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? सिलेबस की। सिलेबस में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो जो सबसे पहला टॉपिक हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिकली हमें कई सारी चीजें पढ़नी होती हैं अबाउट नंबर्स। यानी नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स। कई बच्चों के दिमाग में तुरंत आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे जनरल मैथ का सिलेबस नहीं होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेसिमल एंड फ्रैक्शन हमें पढ़ना होता है, और नंबर सिस्टम के अंदर ही हमें यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सब उसी के अंदर आपको पढ़ना होता है। तीसरा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है परसेंटेज। परसेंटेज में खुद के अपने कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ आने वाले 3 चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट उसी से ही जुड़ा होता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है परसेंटेज की तो आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जो आपका प्रतिशत चैप्टर है, इसी से जुड़े हुए 3 चैप्टर है, आपका लाभ हानि, आपका छूट, और उसके बाद आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद बात करूं रेशियो, प्रोपोर्शन और एज रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे होते हैं हमारे एग्जाम में आते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि रेशियो से कई सारे क्वेश्चन और बनते हैं। और बनते हैं का मतलब है कि जब हम रेशियो पढ़ते हैं और हम अन्य चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाता हूं, या कोई भी टीचर जो जहां से भी आप पढ़ेंगे वो आपको पढ़ाते हैं कि रेशियो मेथड। तो ये जो रेशियो है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ओके, उसके बाद आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद आपका एवरेज आता है, औसत, उसके बाद आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, उसके बाद आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकरणें पढ़नी होती हैं, और ऐसी कोई शिफ्ट या कोई भी ईयर के पेपर नहीं होंगे जहां आपको सर्व समीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। ठीक है, टाइम एंड वर्क, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम।
ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं 60, और अगर मैं मैथमेटिक्स यानी कि जनरल मैथ की बात करता हूं तो आपके 25 के मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास चैप्टर ही करीब 30 होते हैं, तो ये तो मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर हमारे पास अप्रोक्स 30 हो जाते हैं और हमें क्वेश्चन एग्जाम में 25 या उससे भी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क हुआ। टाइम एंड वर्क से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि एकदम कॉन्सेप्ट इनका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सेम होता है। तो अगर कोई भी एक चैप्टर तैयार कर लिया जाए तो सेकंड ऑटोमेटिक तैयार समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चाल, दूरी और समय, यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाला चैप्टर आता है। उसी से जुड़े हुए ये दो चैप्टर और होते हैं, एक होता है टाइम एंड ट्रेन और एक होता है बोट एंड स्ट्रीम। जब हम आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यानी कि चाल, दूरी और समय वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्पीड रिलेटिविटी, यानी कि आपको वहां से एक सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट मिलता है, और सापेक्ष गति के कॉन्सेप्ट से ही दो चैप्टर आ जाते हैं। पहला चैप्टर होता है टाइम एंड ट्रेन का और दूसरा चैप्टर होता है बोट एंड स्ट्रीम का। तो वो जो पहला जो ऊपर लिखा हुआ है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो दो चैप्टर है उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ज्योमेट्री का पोर्शन शुरू होता है। सबसे पहले आपका एरिया एंड पेरीमीटर आता है, जिसके अंदर आपको बेसिकली ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इसके बारे में पढ़ना होता है, इनके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता है, परिधि के बारे में पढ़ना होता है, और कुछ इनके मिक्सचर क्वेश्चन भी होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि ज्योमेट्री का सेकंड भाग, जिसमें हम 3D ज्योमेट्री बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। इसके अंदर आपको किन शेप्स के बारे में पढ़ना होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड सिलेंडर, स्फीयर, यानी कि आपको बेसिकली ये 4-5 शेप के क्या बताने होते हैं, आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, और फिर इनके मिक्सचर क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एलसीएफ को आप एक इंडिविजुअल चैप्टर भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली नंबर्स की बात होगी, और कभी कभी यहाँ पे वेरिएबल्स का भी बात हो जाती है, यानी कि कभी कभी हमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के भी एलसीएम निकालने पड़ जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको अगर आप चाहें तो पीछे वाले चैप्टर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी कि आपका वर्गमूल और घनमूल, और वर्ग और घन, यानी कि आपकी किसी संख्या का वर्ग क्या है, दी गई संख्या का वर्गमूल क्या है, ये सारे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि आपका घातांक एवं करणी, या फिर आप कह सकते हैं घात और घातांक वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये सब हमें पढ़ने होते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, और ये आपके तीनों ही चैप्टर ये समझिए कि एक साथ पढ़े जाते हैं, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन है उसी के अंदर आपको क्यूब एंड क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हुआ, सब उसी के अंदर मिले जुले मिल जाएंगे। यानी एक से लेकर 2 क्वेश्चन आता है, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। उस सिंप्लीफिकेशन के अंदर सिंपल करके आ रहे हैं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट को कर रहे हैं, उसके अंदर सिंपल करके आ रहे हैं, उसके अंदर आप पावर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सब मिले जुले चैप्टर हैं, जिसको हम एज अ सिंप्लीफिकेशन समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि एक्सिस सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हुआ, कोऑर्डिनेट दिए जाए तब। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड हो जाती है चीजें, यानी कि ये 10th के सिलेबस को टच करने लग जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में आपको बेसिकली 2 तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ने होते हैं, एक होता है एपी और एक होता है जीपी, यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ये हमें 2 तरीके की श्रेणियां पढ़नी होती हैं, और आप सभी बच्चे जानते हैं कि इन श्रेणियों का जिक्र कक्षा 10 यानी कि 10th क्लास में होता है। तो हमारा जनरल मैथ है वो क्लास 6 से शुरू होते होते अब 10th तक पहुंच चुका है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे जीपी लिख दिया तो अब ऑटोमेटिक क्लास 11th में पहुंच गए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आ जाता है तो वो भी आसान वाला आता है, यानी कि आप इन दोनों में भी कहें तो एपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू जीपी, एपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री में आपको मैं वैसे उधर एरिया एंड पेरीमीटर बता चुका हूं, लेकिन ये ज्योमेट्री कौन सी है, बेसिक ज्योमेट्री, जैसे आपका लाइन एंड एंगल, इसी के अंदर जैसे आपका आता है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, इसके अंदर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपका आता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक में समझिए जैसे पाई चार्ट होता है, ठीक है ना, क्या होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम हुआ, लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि हिस्टोग्राम हुआ, हिस्टोग्राम भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। फिर स्टैटिस्टिक में बात करूं, सांख्यिकी में बात करूं, मीन मीडियन मोड,
यानी कि आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि क्लास 9th एंड 10th वाली होती है। आप ये मत सोचिएगा सर 11th 12th वाली, नहीं, बेसिक प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कॉइन रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे हाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं जनरल टेस्ट के अंदर। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस इसलिए मैं ऐड कर देता हूं कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नजर ही नहीं आते हैं, वो मिक्सचर होता है। हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2D के साथ साथ 3D, 2D के साथ साथ LCM SCF, आपका नंबर सिस्टम के साथ साथ परसेंटेज, यानी कि जब चैप्टर को मिक्सअप कर दिया जाता है तो उसको रख देते हैं हम मिसलेनियस के अंदर। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस किसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूं, अच्छा स्कोर जो है वो एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होता है, जिसमें आप श्योर होके ये कह पाते हैं कि सर मेरे तैयार है और मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूं। यानी कि एग्जाम, देखो एग्जाम का लेवल इतना टफ नहीं होता है कि आपसे क्वेश्चन बने ना, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाते हैं तो ये दोनों जो सेक्शन है यहाँ से आप गारंटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जीके जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस करंट अफेयर जो होता है वो अनसर्टेन पोर्शन है। अनसर्टेन पोर्शन इसलिए है, उसमें ये आइडिया लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। एक वास्ट सिलेबस होता है, आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस होता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब उसके अंदर है, सब छुपा हुआ है। अब कितना पढ़ोगे, तो हमेशा आप जब भी जनरल टेस्ट की तैयारी करने का सोचे तो ज्यादा फोकस जो है, यानी ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो मैथ और रीजनिंग में हमेशा करते रहना। लेकिन जीके जीएस जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है, कई बार क्या होता है ना, आसान पूछा जाता है, लेकिन उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको वो आसान चीज भी दिक्कत कर जाती है। सब बच्चे करके आएंगे, आप करके नहीं आ पाएंगे। तो जीके जीएस करंट अफेयर पर डे आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ते हैं, मैं कहूंगा 1 घंटा भी आप पर डे जीके जीएस करंट अफेयर को देते हैं, और 1-1, 2-2 घंटे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाले पोर्शन को देते हैं, तो नो डाउट आप सिलेक्शन की रेस में होंगे। यानी कि आप एक बेटर यूनिवर्सिटी, या मैं कहूंगा अपनी मन पसंदीदा विश्वविद्यालय की कगार पर होंगे, यानी कि वहां एडमिशन लेते हुए नजर आएंगे 2025 की जुलाई अगस्त में। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका था सिलेबस किसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। अब देखिए, अगर आपको वीडियोस और चाहिए हो, देखिए किससे रिलेटेड, सर हम कैसे इस सिलेबस को कवर करें, इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, या फिर मैं कहूंगा ट्रेंड एनालिसिस, सर समझा दीजिए। ट्रेंड एनालिसिस मतलब सर बता दीजिए किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको जानना हो कि सर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ठीक है ना, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए, ये कोई भी अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो लाएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर एक वीडियो रोड मैप पे लाइए। ठीक है ना, ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां पर भी रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।